मर्सिडीज बेंज आज दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द मोस्ट लग्जूरियस कार कंपनीज में से एक है, जिसकी ब्रांड वैल्यू आज $50 बिलियन से भी ज्यादा है। बट लोग आज अपने इस ड्रीम कार की जर्नी को ही भूल गए। इस बेमिसाल कहानी की शुरुआत होती है एक पुअर इंजीनियर से, जिसका सपना था कि वो एक हॉर्सलेस कैरिज बनाए, और अपने इस सफर में उसे काफी सारे सेटबैक्स और फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी उसने सबको गलत प्रूव किया और अपने एक छोटे से वेंचर को 19th सेंचुरी की पहली और सबसे बड़ी कार प्रोडक्शन कंपनी बना दिया था। कहानी से आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर होने से आपकी सक्सेस की स्पीड दोगुनी हो जाती है। हालांकि जो कहानी एक इंस्पायरिंग स्टोरी की तरह शुरू होती है, उसमें एक ऐसा डार्क चैप्टर भी आता है जिसमें कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए फोर्स लेबर का यूज करती है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मर्सिडीज की इस इनसेन स्टोरी को कवर करने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कार्ल बेल से, जिनका जन्म 1844 में जर्मनी के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता एक रेलवे कर्मचारी थे, बट इनके घर में पैसों की तंगी बनी रहती थी, और जब कार्ल मात्र 2 साल के थे, इनके पिता इस दुनिया से चले जाते हैं, जिसने कार्ल और उसकी माँ को एक फाइनेंशियल डेंजर में डाल दिया था। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि कार्ल का बचपन कितनी मुश्किलों में बीता है। हालांकि इतनी गरीबी होने के बावजूद और कितनी रातें खाली पेट सोने के बावजूद भी कार्ल की माँ ने हर वो काम किया जिससे वो अपने बेटे को एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, और सिर्फ उनके ही एफर्ट से कार्ल स्कूल जा पाया, और शुरुआत से ही उसने केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। और कार्ल जब महज 15 साल का था, तभी उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया था, जहां उसकी मुलाकात होती है मिस्टर रेटनबेचर से, एक ऐसा टीचर जिसने इसकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनकी टीचिंग में कार्ल का हॉर्सलेस कैरिज बनाने में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता गया, और क्योंकि वो खुद साइकिल चलाता था, तो वो हमेशा उन पॉसिबल वेज के बारे में सोचता रहता था जिससे वो अपने साइकिल को मोटराइज कर सके। हालांकि उस टाइम के काफी इंजीनियर्स अपनी पहली मोटर व्हीकल बनाने का अटेम्प्ट कर चुके थे, बट उनके व्हीकल्स इतने प्रैक्टिकल नहीं थे, क्योंकि वो सभी स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। और अपने टीचर मिस्टर रेटनबेचर की गाइडेंस में कार्ल को ये समझ आ चुका था कि उसे एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है। इनिशियली काफी लोग कार्ल की इस विजन पर हंसते थे, बट उसे विश्वास था कि ये पॉसिबल तो हो सकता है, बस उसे इसके लिए थोड़े वक्त की जरूरत है। 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कार्ल ने अपने अगले 7 साल काफी सारी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जॉब करने पर बिताए, बट वो इनमें से किसी पे भी फिट नहीं हो पा रहा था। और फिर 1871 में 27 साल की उम्र में कार्ल ने ऑगस्ट रिटर के साथ मिलकर अपना पहला वेंचर शुरू किया, जिसमें वो मैकेनिकल वर्कशॉप चलाते थे। और सेम टाइम पर कार्ल अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दे रहा था, जिसमें वो मोटर से चलने वाला व्हीकल बनाने की कोशिश कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली कार्ल का बिजनेस पार्टनर रिलायबल नहीं था, और कंपनी अपनी शुरुआत के पहले साल से ही स्ट्रगल करने लग जाती है। लकीली कार्ल की उस टाइम पर एक औरत से मुलाकात होती है, जिसका नाम था बर्था टिंडर, जो आने वाले सालों में कार्ल की वाइफ बनती है। बर्था एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, और अपने बिजनेस पार्टनर की वजह से उसके फियोंसे की मेहनत बर्बाद होते देख उससे रहा नहीं गया। उसने अपने दहेज पे आने वाले सारे पैसों को मिलाकर रिटर के शेयर खरीद लिए, जिससे कार्ल का अपने बिजनेस पर फिर से पूरा कंट्रोल आ गया था। और अगले 10 सालों में इतने स्ट्रगल्स होने के बावजूद भी कार्ल अपने आप को प्रूव करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, बाय डेवलपिंग एक गैसोलीन 2-स्ट्रोक इंजन इन 1879। और ऐसे ही उसने कई इन्वेंशंस किए, जैसे क्लच, गियर शिफ्ट, इंजन स्पीड रेगुलेशन सिस्टम एटसेट्रा। और इससे ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए उसने इन सब के पेटेंट भी करवा लिए थे। अब अपने इन इन्वेंशन से कार्ल सिर्फ अपने हॉर्सलेस कैरिज के सपने के नजदीक ही नहीं जा रहा था, इनकी मदद से वो अपनी कंपनी की प्रोडक्ट रेंज को भी बढ़ा पा रहा था। हालांकि उसका बिजनेस उस तरह से नहीं बढ़ रहा था जैसा उसने सोचा था, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो चुकी थी, जिससे उसे मजबूरन और इन्वेस्टर्स को जोड़ना पड़ा। और 1882 में कार्ल की कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और एट टाइम कार्ल के पास अपनी कंपनी के सिर्फ 5% शेयर बचे थे, और इस वजह से कंपनी में उसकी बातों को इतना तवज्जो भी नहीं दिया जाता था। और इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर कार्ल ने इस कंपनी को छोड़ने का प्लान बनाया, बट इससे कार्ल की लाइफ में परेशानियां और बढ़ गई थी। बट इस डिसअपॉइंटमेंट ने कार्ल की सक्सेसफुल होने की भूख को और बढ़ा दिया था। साइकिल के उसके पुराने पैशन ने उसे एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप के 2 ओनर से मिला, जिनके साथ मिलकर कार्ल ने बेंज एंड सी को एस्टेब्लिश किया, जिसमें वो इंडस्ट्रियल मशीन्स और स्टेशनरी इंजन्स बेचा करते थे। अनलाइक हिज प्रीवियस वेंचर, कार्ल की इस बिजनेस की शुरुआत थोड़ी अच्छी होती है, और ये शुरुआत के सालों में ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि कार्ल की स्टेबल इनकम आना शुरू हो जाती है और उसके स्टाफ में 25 लोग काम करने लग जाते हैं, तब वो अपना फोकस फिर से अपने सपने पर शिफ्ट कर देता है। अब वो सिंपली एक कैरिज में मोटर लगाने के बजाय एक मोटर के अराउंड कैरिज बिल्ड करता है, जिसमें लगभग साइकिल वाली टेक्नोलॉजी यूज करके 1885 में बेल्स पेटेंट मोटर वैगन नाम से अपना पहला ऑटोमोबाइल लॉन्च करता है।
बेंज जानता था कि ये रिवोल्यूशनरी होने वाला है और प्रॉपर टेस्टिंग और रिफाइनिंग करने के बाद कार्ल 1886 में पहली बार अपनी कार को पब्लिक में लेकर आता। हालांकि उसे लोगों से इसके थोड़े मिक्स रिव्यूज मिले। जहां कुछ लोग कार को एडमायर कर रहे थे, वहां अधिकतर लोगों का ये मानना था कि वो इस कार को कभी भी नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं ये कार फट ना जाए। इनफैक्ट कार्ल के बिजनेस पार्टनर भी इस इन्वेंशन से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें इसका कुछ यूज दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कार्ल से आर्ग्यू किया कि कोई भी इंसान इस मशीन को क्यों खरीदेगा जब वो घोड़े पर बैठकर इससे जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है और ऊपर से ये जल्दी टूट भी जाएगी और इसका फ्यूल भी खत्म हो जाएगा। बट कार्ल को यकीन था कि ये हॉर्सलेस कैरीज ही फ्यूचर होने वाला है और 1888 में वो कार प्रोडक्शन शुरू करने वाला पहला इंसान बन जाता है। और उसकी इस जर्नी में उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर उसकी वाइफ रही थी, जो घंटों अपने पति के साथ वर्कशॉप में बिताती थी, उसे नए नए सजेशंस देती थी। बट काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स के बावजूद भी दुनिया को कार्ल का विजन समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ जो थोड़े बहुत लोग कार खरीद रहे थे वो भी थोड़ी डिस्टेंस कवर करने के लिए कार का यूज करते थे और इवन कम डिस्टेंस होने के बावजूद भी उन्हें हर समय अपने साथ एक मैकेनिक को रखना पड़ता था। और दूसरा ये एक्सपेंसिव थी, जिससे इसको खाली रिच और एलिट क्लास के लोग ही अफोर्ड कर पाते थे और उनमें से भी कुछ लोग इसलिए इसे नहीं खरीदते थे क्योंकि उन्हें इसकी आवाज पसंद नहीं थी। अब इससे एक चीज क्लियर हो गई थी, कार्ल को अभी दुनिया को कन्विंस करना पड़ेगा कि ऑटोमोबाइल फ्यूचर है। एक दिन बर्था सुबह जल्दी उठकर अपने दोनों बेटों के साथ कार्ल की बनाई कार में अपनी माँ के पास जाने का प्लान बनाती है, जो उसके घर से 66 माइल्स की दूरी पर था। पर उसने अपने इस प्लान के बारे में कार्ल को नहीं बताया था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे बता देगी तो कभी भी बर्था को अपनी कार में नहीं जाने देगा, क्योंकि उस टाइम पर किसी भी मोटर व्हीकल ने इतने लंबे सफर को तय नहीं किया था। बट बर्था को तो पूरी दुनिया के सामने अपने पति के इन्वेंशन को प्रूव करना था, दैट ऑटोमोबाइल वाज द नेक्स्ट बिग थिंग। हालांकि बर्था को इस जर्नी में काफी परेशानियां आई, जैसे थोड़ी थोड़ी दूर में मैकेनिकल रिपेयरिंग करवाने की और बार बार गैस रिफिल करवाने की एटसेट्रा। बर्था को 66 माइल्स की दूरी तय करने में 12 घंटों पर टाइम लगा, बट उसने इसे बिल्कुल सेफली पार कर लिया था। एंड मोर देन एनीथिंग, बर्था का जो गोल था इस ट्रिप को लेकर कि दुनिया के सामने प्रूफ करना, वो भी अचीव हो गया था। इससे बेंज मोटर वैगन की चर्चा पूरे टाउन में होने लगी, जिससे कार्ल के बिजनेस की एक अच्छी खासी पब्लिसिटी हो गई थी। और फिर उसकी कंपनी बहुत तेजी से एक्सपेंड करती है, इतनी तेजी से कि वो जर्मनी के सेकंड लार्जेस्ट इंजन मैन्युफैक्चरर बन गए थे। हालांकि अपनी कार बेचकर नहीं, अपने बनाए इंजन बेचकर। कार्ल को अपने बाकी दो बिजनेस पार्टनर होने से भी काफी मदद मिली क्योंकि वो दोनों बिजनेस और मार्केटिंग वाली चीजों का ध्यान रखते थे। और इस बीच कार्ल अपने और कई कार इन्वेंशंस करके उनका पेटेंट लेने का ध्यान रखता था। और अपने पार्टनर्स की रिकमेंडेशन पर कार्ल ने एक नई और इम्प्रूव्ड कार बेंज विक्टोरिया 1893 में लॉन्च की, जो मार्केट में हिट हो गई थी। क्योंकि ये कार रिलायबल थी इसलिए ये जल्दी जल्दी बिकने लगी। और जब कार्ल ने इसकी फॉलो अप डिजाइन बेंज वेलो निकाली तब वो इससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी, जो 1200 यूनिट की प्रोडक्शन के साथ दुनिया की पहली लार्ज स्केल प्रोडक्शन कार बन गई थी। और इसकी मदद से बेंज एंड सीबी 1890s और 1900s में दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गया था। हालांकि जब बेंज अपनी इस कंपनी की सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे तब उनके माइंड में एक दूसरी कंपनी को लेकर प्रेशर भी बन रहा था, जो उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। और उस कंपनी का नाम था डैमलर मोटर एंड गेसलशाफ्ट। इस कंपनी को डैमलर और मेबेक लीड कर रहे थे, जो दोनों ही ब्रिलियंट इंजीनियर्स थे। बट स्पेशली डैमलर को उसके कॉम्पिटिटिव नेचर और बिजनेस वर्ल्ड में उसके कनेक्शंस और उसकी अच्छी नॉलेज के लिए जाना जाता था, ऐसी नॉलेज जिसमें बेंज कहीं ना कहीं पीछे थे। डैमलर ने अपनी पहली कार 1892 में लॉन्च की थी और इससे ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि बेंज और डैमलर की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही कार्स कस्टमर के लिए कंफर्टेबल। अनफॉर्चुनेटली 1900 में डैमलर की मृत्यु हो जाती है और मेबेक इस कंपनी को लीड करने लगते हैं। और मेबेक की लीडरशिप में कंपनी ने एक बहुत अच्छी डिजाइन बनाई, इसका नाम था मर्सिडीज। शुरुआत में एक कार एक वेल्दी बिजनेसमैन की रिक्वेस्ट पर रेसिंग के लिए बनाई गई थी और इसका नाम भी उसकी बेटी पर ही रखा गया था, मर्सिडीज। इस कार ने कई रेसेस जीती और 56 माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ उस टाइम की बाकी किसी भी व्हीकल से सुपीरियर थी। और फिर मेबेक ने डिसाइड किया कि वो अपने हर एक व्हीकल को मर्सिडीज नाम से रीब्रांड करेंगे। और वही दूसरी तरफ कार्ल के बिजनेस पार्टनर जल्दी से इस कंपटीशन को काउंटर करना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने कार्ल के अप्रूवल के बिना ही फ्रांस से डिजाइनर्स बुलाकर एक नई और फास्ट कार बनाने के मॉडल को डिजाइन करवा लिया था। कार्ल इस डिसीजन से काफी ज्यादा गुस्सा भी होते हैं और काफी निराश भी होते हैं, क्योंकि वो शुरुआत से ही रेसिंग कार के खिलाफ थे। उनका मानना था कि हमें बिल्कुल स्लोली और केयरफुली कार चलानी चाहिए। उनके पार्टनर्स की बनाई कार सक्सेसफुल भी नहीं होती है, जिसकी वजह से 1903 और 1904 में कंपनीज को एक बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। अब डिसअपॉइंटेड कार्ल ये डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी को छोड़ देंगे, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर जरूर रहेंगे। और फिर थक आकर उन्होंने भी 1908 में रेसिंग कार की अप्रूवल दे दी थी, जिससे इवेंचुअली
फाइनली 1908 में कंपनी को रेस्क्यू किया जा सका। कंपनी ने ब्लिट्ज एंड बेंज नाम की एक रेस कार बनाई जिसने कंपनी को स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि इस गाड़ी ने उस टाइम के सभी प्लेन, ट्रेन या किसी भी कार के बनाए सभी स्पीड रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। और इसके चलते बेंज फिर से डैमलर के बराबर आकर खड़ा हो गया था और दोनों कंपनीज एक अच्छी सेल्स एंजॉय कर रहे थे। हालांकि उनकी ये सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद देश में इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है, जिससे दोनों कंपनीज सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने लगती है। अब दोनों कंपनीज ने अपनी राइवलरी को साइड में रखकर 1924 में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर कॉस्ट बचाने के लिए मार्केटिंग और प्रोडक्शन करने के लिए एग्री हो जाती है। हालांकि वो दोनों बिजनेस अभी भी इंडिविजुअली कर रहे थे, बट इनका ये एग्रीमेंट सिर्फ 2 साल चला, क्योंकि जर्मनी की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी और मजबूरन दोनों कंपनीज को 1926 में मर्ज होना पड़ा, जिसके बाद बनी डैमलर बेंज। डैमलर बेंज के अंदर कंपनी ने अपने सभी व्हीकल्स को मर्सिडीज बेंज के नाम से रीब्रांड किया। अनफॉर्चुनेटली मर्जर के कुछ सालों बाद ही 1929 में 84 साल की उम्र में कार्ल का निधन हो जाता है, बट इनकी मृत्यु के बाद भी कंपनी तेजी से ग्रो करने लगती है और फिर से दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कार मेकर बन जाती है। कंपनी ने एडोल्फ हिटलर की लीडरशिप में अपने कई बेस्ट साल बिताए। जब 1933 में हिटलर पावर में आया तब वो अपने आप को पूरी दुनिया में सुप्रीम दिखाने के लिए ये दिखाना चाहता था कि जर्मनी के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, और इसलिए उसने पावर में आते ही तुरंत डैमलर बेंज को ग्रैंड प्रिक्स रेसेस में हिस्सा लेने के लिए एक बड़ी सब्सिडी दे दी थी। और उस वक्त की किसी भी कार कंपनी ने इतनी तेजी से व्हीकल्स बनाने के लिए अपने पैसे और टाइम को खर्च नहीं किया जितना तेजी से डैमलर बेंज ने किया, जिसका रिजल्ट उन्हें 1934 से 1939 की रेस ट्रैक्स पर भी देखने को मिला। मर्सिडीज ने ग्रैंड प्रिक्स रेसेस को पूरी तरह से डोमिनेट किया, एक ऐसा ब्रांड जिसे हिटलर भी प्रेफर करता था। हालांकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने से डैमलर बेंज एक गंभीर संकट में फंस जाता है, क्योंकि उसके पैसेंजर कार की डिमांड बहुत कम हो चुकी थी और इस पॉइंट पर सर्वाइव करने के लिए कंपनी मिलिट्री व्हीकल्स, सबमरीन्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट व्हीकल्स बनाने शुरू कर देती है ताकि वो नाजी मिलिट्री को सप्लाई कर सके। और 1942 तक आते आते कंपनी ने अपने पब्लिक व्हीकल्स बनाने पूरी तरह से बंद कर दिए थे ताकि वो अपने सारे रिसोर्सेज को वॉर एफर्ट्स में लगा सके। अब जैसे ही वॉर बढ़ता है कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए स्टाफ की जरूरत थी। अब क्योंकि अधिकतर मर्द युद्ध लड़ रहे थे तब कंपनी ने औरतों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। हालांकि जब इससे भी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी तो कंपनी ने फोर्स लेबर का यूज करना शुरू कर दिया था। कंपनी अब युद्ध के कैदी, देश निकाले सिविलियन जैसे लोगों को अपने प्लांट्स में बंद कर घंटों काम करवाती थी। और 1944 में डैमलर बेंज के 63,000 एम्प्लॉइज में से लगभग आधे एम्प्लॉय फोर्स लेबर थे। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तब कंपनी को पोट्सडैम एग्रीमेंट से एक बड़ा झटका लगा, जिसके तहत जर्मनी के सभी फॉरेन एसेट्स को लिक्विडेट करके युद्ध के हर्जाना बढ़ने के लिए यूज किया गया था और इसके चलते कंपनी को अपनी सभी फॉरेन ब्रांचेस को ओपन करना पड़ा। दूसरे शब्दों में कहें कि कंपनी को फिर से उस लेवल पे पहुंचने के लिए शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब डैमलर बेंज अपने सभी टॉप मैनेजमेंट को चेंज कर देती है, जिससे 1946 में उसे अमेरिका में परमिट मिल जाता है और 1947 में वो फिर से पैसेंजर कार बनाना शुरू कर देती है। बट ऐसी लेस आइडियल सिचुएशन में भी कंपनी पहले साल से ही प्रॉफिटेबल होने लगती है और 1950s तक मर्सिडीज बेंज वर्ल्ड वाइड एक अच्छी सेल्स कर एक शानदार कमबैक करती है। ऐसा कमबैक कि 1954 तक उसका प्रॉफिट $1 बिलियन को क्रॉस कर चुका था और आने वाले कुछ सालों में कंपनी अपनी ब्रांड इमेज को शिफ्ट कर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कार ब्रांड बन जाती है। हालांकि ये सब कुछ कार्ल बेंज के बिना इम्पॉसिबल था, जो इतने हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद भी, इतने चैलेंजेस झेलने के बाद भी, इतने क्रिटिक्स झेलने के बाद भी अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को भी चेकआउट करें। थैंक यू।